पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अनुप्रिया पटेल ने जो गाना गाया ना, यही मुझे लगता है मूल स्वर है इस वक्त इन सब दलों का। वो सारी संभावनाएं खोल के रखना चाहते हैं आखिरी क्षण तक कि जहां बेहतर डील हो जाए वही ठीक। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वे न समाए। राजनीति में दो साथी दल एक साथ विस्तार नहीं कर सकते एक इलाके में ना, ये झूठ बात है। या तो एक को तो शहीद होना ही पड़ेगा, अस में चाहे बस में, चाहे भाजपा बोले चाहे सपा बोले चाहे कोई बोले, इस बात पे मैं कभी नहीं मानता ना। अनुप्रिया पटेल से सीधा सवाल पूछा हमारे रिपोर्टर ने कि आपकी समाजवादी के साथ भी कुछ बातचीत चल रही है, तो उन्होंने कहा राजनीति तो अनंत संभावनाओं का खेल है और राजनीति में अगर कोई एक चीज निश्चित है तो वो है अनिश्चितता। ये अनुप्रिया पटेल ने दर्शन दिया। इस दर्शन के बिना वो ये भी कह सकती थी ना जी हम तो जी जान से भाजपा के साथ है। उन्होंने एक खिड़की खोल के रखी कि ना मैसेज सफाई भी जाए, ताकि रहे कि भाई मामला खुला रहे, अभी एकदम सब बंद नहीं करो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त ना हो। हकीकत यह है सोमपाल शास्त्री बीच बिचाव करने आए, 2 बार 2-2 घंटे माथा पच्ची हुई, बात नहीं बनी, उठ के चले आए जयंत और सोमपाल। ठीक, फिर हुआ कि भाई दोबारा दिल्ली में बैठे, लखनऊ शायद नई बात बन रही तो दिल्ली में बैठ के देखे, भाजपा के लोगों से मिलिए तो वो कहते कि भाई साहब ये अजीत सिंह को सबसे ज्यादा लाभ ही तब हुआ जब हमारे साथ आए। ये बात जयंत चौधरी को भी समझनी होगी, आज अभी समझे थोड़े दिन बाद समझे। चाचा के साथ भी मामला अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, कृष्णा पटेल के साथ फाइनलाइज नहीं हुआ, ओम प्रकाश राजभर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, कह रहे भाई 125 विधायक हम लाएंगे बीजेपी के, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हो कर पा रहे आप लोग बैठ करके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कितनी सीट लड़ेगी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है प्यारे, कौन किस ऐसे काम करता है। ऐसे करना होता तो फिर हम ऋषिकेश में आश्रम में नहीं रह रहे होते, हमको मालूम है। इसलिए ये ना बताओ, प्रैक्टिकल बात बोलो, जनता भरोसा भी तो करे यार। ऐसा बोल दोगे भरोसा नहीं करेगी, मजाक बनाएगी। दोपहर में अखिलेश यादव के साथ संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते हैं 7 जन्म का साथ है, जान से जान लड़ा देंगे क्या। और शाम को भाजपा के यहाँ चाय पीते, कहते अखिलेश यादव से बुरा आदमी नहीं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या, इसलिए हमको ज्ञान जब देने लगते हो ना आप लोग, तब फिर थोड़ी उलझन हो जाती है। हमको वो दृश्य भी मालूम है कि शिवपाल जी और भाजपा में एक अघोषित अलायंस हुआ एक दौर में। एक 2 अलायंस होते हैं राजनीति में, शेखर अग्रवाल, एक लिखत पढ़त में, एक अघोषित। अघोषित वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्या, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो भाजपा पीछे हट गई। अनुप्रिया पटेल लंबे समय तक साइडलाइन रही ना, चुनाव आया तो अनुप्रिया पटेल फिर सतह पर लाई गई, फ्रंट पर। इसलिए इतना भी सरल नहीं है। मैं ये समझना आपसे चाह रहा हूं शिखर बाबू, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 24-25 सीट। मेरे हिसाब से भाजपा सदाव्रत बांटने नहीं आई, इतनी सीट आपको दे देगी तो फिर तो मामला बनेगा नहीं। गठबंधन की राजनीति में अगर सबसे पहले किसी चीज को तिलांजलि दी जाती है, गंगा में प्रवाहित किया जाता है किसी चीज को दोने में रख के और उसके ऊपर एक दीपक जला के 2 फूल की पत्ती डाल के गेंदे की, तो वो होती है विचारधारा। केवल धारा होती है गठबंधन में, विचारधारा नहीं होती कोई। राजेश जी गलत नहीं कह रहा। राजनीति का जो असली चेहरा है दोस्त वो यही है, कोई किसी का नहीं और सब सबके। क्या जिधर संभावनाएं थोड़ी सी भारी होती हैं उधर ही आदमी शिफ्ट हो जाता है। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि भाई हमारे साथ दोपहर में बैठे थे संजय निषाद और शाम को देखा तो दूसरी जगह, वो केवल अखिलेश यादव का दृष्टांत नहीं, भाजपा के साथ भी ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया। भाजपा ने भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया होगा, कांग्रेस ने भी, सपा ने भी, बसपा ने भी। सारा खेल ही ये है। राजनीति में खाए पिए खिसके कौन किसका, कौन किसका। ये कोई शादी ब्याह है कि मांग में सिंदूर भर लेंगे।
अरे भाई हमारी फसल चवन्नी जहां ज्यादा मिलेगी वहां बेचेंगे। अब मोदी जी ने तो वो नियम भी लगा दिया था, आप लोगों ने सबने वापस करा दिया कि पूरे देश में कहीं फसल बेच सकते हो, उसमें राजनीतिक फसल भी शामिल थी। चाहे जहां बेचो, तमिलनाडु से लेके और अरुणाचल तक। ये सच्चाई है और ये सच्चाई, एक चीज आप लोगों को बताऊं, उदाहरण दूं, राजनीति और नौकरशाही दोनों का चरित्र भारत में एक सा हो गया। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिस वक्त गेस्ट हाउस कांड हो रहा था उस वक्त जो उत्तर प्रदेश चला रहे थे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएल पूनिया। ठीक, अब उससे गड़बड़ बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती थी उत्तर प्रदेश में। 3 महीने बाद वही पूनिया साहब मायावती के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, मुंह से ताव देके। बताइए, और उसके बाद वो कांग्रेस में राज्यसभा में आ गए। कौन कहां खड़ा है मित्र? आज किसी ने मुझे बताया कि 5 ब्यूरोक्रेट्स के नाम उन्होंने बताए कि मायावती के समय में ये लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली थे और सबसे ज्यादा आनंद भोग रहे थे और मायावती इनके लिए बदनामी भी झेल रही थी। उनमें से एक भी मायावती के पास साथ नहीं है, जिसमें पूनिया है, बागला है और तमाम लोग हैं, पद्म सिंह हैं। पूनिया छोड़ के बाकी सब भाजपा में आ गए। असीम अरुण के पिताजी श्रीराम अरुण, मायावती ने 2 बार डीजीपी बनाया। तो मसला ये नहीं दोस्त, टीवी पर हम कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी फसल, मेरा पुदीना जहां ज्यादा बिकेगा वहां बेचूंगा क्या। और एक बात तो कही दूंगा बेचते समय कि लोकहित और जनहित में कर रहा हूं अपने समाज के लिए, इसके अलावा कोई वक्तव्य तो देना नहीं। इसीलिए बड़ी पार्टी और छोटी पार्टियों के बीच में शह और मात का खेल चलता रहता है, जो इस वक्त भी चल रहा है। और बात कड़वी हो जाएगी, लेकिन मैंने देखा है इसलिए कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से इशारे में कहूंगा, क्योंकि सीधे कहूंगा तो आप लोग कहोगे जी इसका प्रमाण लाओ, हैं तो प्रमाण टीवी पे नहीं दे पाऊंगा। कई बार क्या होता है राजेश कपिल जी, छोटे दल ये भी करते हैं, छोटे दल पे चिढ़ना नहीं, छोटे मतलब कल बड़े हो जाओ यार, बच्चे को बच्चे ही कहेंगे। अब बच्चा कहने हमको बाबा बोलो तो ये तो संभव नहीं मेरे लिए, इसलिए छोटा दल मतलब छोटा दल। कई बार क्या होता है, बड़े दल से मान लीजिए 6 सीट ले ली, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक, 3 पर कार्यकर्ता लड़ा दिए, क्या 3 दूसरे व्यवस्था में रख ली। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। अगला पिछड़ा सब जय जय हो जाती है। गलत नहीं कह रहा। राय चौधरी भी पूछ लें अपनी पार्टी में सीनियर से, कपीस भी पूछ लेंगे, पता लग जाएगा। ऐसा होता है। मैं एक उदाहरण दे के बात खत्म करूंगा, उसको कहते अन्यथा मत लीजिएगा। 14 का चुनाव था, हाँ 14 का। राइट सुनिएगा भैया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक रीजनल पार्टी के पास 2 सीट आई अलायंस में। एक पर उनको खुद ही लड़ना था, ठीक, एक खाली थी। अब मेरे किसी मित्र ने मुझसे कहा कि भैया फलाने हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बुलाओ भाई। आए तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हम वहाँ वो सीट अगर हमको मिल जाए तो हम चुनाव लड़ लें। बने बात तो तुमको कोई जानता नहीं। बोले वो जानता कौन किसको, जिसको वो लड़ाएंगे उनको भी कौन जानता है? तो मैंने कहा यार मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है। खैर मैंने कहा भाई मैं पूछ के बता देता हूं, मुझे तो जानकारी नहीं। क्या? मैंने पूछा तो उत्तर आया कि नहीं भाई वहां तो किसी एक्स को वाई को किसी को दे दिया है, अब कमिटमेंट हो गया है और
मतलब मिष्टान्नम मधुरम प्रेम सब हो गया है क्या? ये सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई है। इसीलिए तो पेच फंसता है और इसीलिए छोटे दलों के साथ ये समस्या आती है, उनके पास लोग स्थायी नहीं हो पाते, वो बार बार बनते बिगड़ते हैं। इसीलिए आप बाहर के आदमी को रखेंगे तो यही समस्या। बसपा छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी हुई और बड़ी से फिर छोटी होने जा रही। उसका कारण यही रहा, उन्होंने उसको इतना एनआरआई पार्टी कर दिया कि हिसाबे किताब नहीं रहा। 6 करोड़ वोट अगर आपके साथ खड़े हो जाए तो कोई पार्टी हो, कोई मुद्दा हो, कोई इधर रहे उधर रहे, कोई कहीं ज्वाइन करे, किसी चीज का फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि किसी भी राज्य में यह आंकड़े कभी जमीन पर नहीं उतर पाए पूरे तौर पर। इनकी कुछ भूमिका तो रहती है लेकिन सारी भूमिका नहीं रहती। जैसा मैं शुरुआत में कह रहा था, क्योंकि जिनको मिठाई मिली वो कई बार कोताही भी कर जाते हैं समर्थन करने के लिए आने में, लेकिन जिनको नहीं मिली वो अपने पैसे से रिक्शा करके आते हैं विरोध करने। प्रेम कुमार जी। जी अमिताभ जी, ये जो पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है जी, इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो जनता के बीच जाएगी जी। और हो सकता है उनको बातें सुननी भी पड़े, क्योंकि अकाउंट्स भी लोगों के इन्होंने खुलवाए हैं, 15 लाख रुपए भी नहीं आए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस सिलेंडर भी दिया गया है, वो भी लाभार्थी हैं, और वो लोग गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात है। तो जब ये टीका चंदन लगाएंगे तो उधर से उनको बातें सुननी भी पड़ेगी। लेकिन मैं राजनीति में इसको बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी मानता हूं, जो कि लंबे समय से राजनीतिक दल जनता से कट गए हैं, वो उनके बीच नहीं जा रहे। तो ये मुहिम तो इस हिसाब से जरूर तारीफ के योग्य है कि कम से कम जनता से संवाद होगा, उनकी दो बात हम सुनेंगे भी और उनको बताएंगे, समझाएंगे भी। ये जो उनकी नीति है ये उनको फायदा करेगी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये सीधे सीधे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग जो राजनीतिक विमर्श कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखें तो सीधे सीधे तो अंक गणित नहीं चलता है, क्योंकि सिर्फ लाभार्थी होना अगर फैक्टर हो तब तो वो अंक गणित के हिसाब से वोट कराने की भी जरूरत नहीं है। आप सही कह रहे थे। लेकिन उन्हीं लाभार्थियों में वो फसल बीमा वाले किसान भी आएंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस फसल बीमा का उनको कोई फायदा ही नहीं मिलता, तो वो किसान भी आएंगे उसी में, और दूसरे तरह के लोग जो लाभार्थी हैं वो आएंगे। उन्हीं के परिवार से कोरोना से भी लोग मरे होंगे। आपने देखा होगा कि इस बार जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है उसमें उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं। उस आंकड़े के हिसाब से नहीं है नाम वोटर लिस्ट में। ये 10 लाख लोग कहां चले गए? कोरोना के हिसाब से तो 22,000 की ही मौत हुई है। तो वो लोग भी जिन परिवार में मौत हुई 22,000 तो एक शहर में निपट लिए। ठीक, मैं कांग्रेस के पास चल। रुको भाई, रुको बाबू, रुको। मैं कांग्रेस के आनंद अभी आएंगे आपके पास, एक बार सबसे बात कर ले, फिर आएंगे आपके पास। वैसे भारत का एक मिजाज और है कि आ रहे हैं आपके पास सृष्टि। भारत का एक मिजाज और है, मैं आनंद और कीर्तिनिधि दोनों के लिए कह रहा हूं। यहां का आदमी इतना उदार मना संतोषी है क्या, वो कहता ना चलो ना भरा पाए सिलेंडर वहां मिल गया, ये कम है, जब कभी पैसा होगा तो भरा लेंगे, सिलेंडर तो मिल गया मुफ्त में, ये भी मिजाज है। यहाँ तो कब किस बात पर जनता रीझ जाए किसी को नहीं पता। षष्ठी कश्यप, इस पूरी भगदड़ में 2 ही पार्टियां फ्रेम में दिखती हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी राजनीतिक कोहराम में, भाजपा और समाजवादी पार्टी। ठीक, कांग्रेस और बसपा अभी तक वो स्थान नहीं बना पाए जिससे ये लगे कि हां अब ये चुनाव चतुष्कोणीय है। लोग कह रहे हैं ये लोग बैलेंस कर सकते हैं कहीं कहीं कुछ क्वार्टर्स में, बट चतुष्कोणीय अभी मान नहीं रहे। एक दूसरा, आपकी पार्टी के भी 1-2 लोग, जिसमें एक सज्जन मायावती जी के बहुत नजदीक रहे, मायावती जी का सब सिस्टम चलाते रहे,
वो अभी आपके यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, और खासतौर से उस भूमिका में जिस डिपार्टमेंट से आप लोग आते हो, उनके लिए भी चर्चा है कि वो भी शायद साइकिल के लिए कुछ कुछ मनवा रहे हैं। सृष्टि कश्यप, ये देखिए, चर्चा परिचर्चा बहुत अलग चीज है। आज का अगर आप बसपा की बात कर रहे हैं, आज ही दोपहर को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कृपया करके इन सभी रूमर्स को पूर्ण विराम दें। और आज का जैसे टॉपिक है लाभार्थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा से किसने लाभ प्राप्त किया? शिक्षक अभ्यर्थी घोटाले में जो वहां पे शिक्षक मित्र वहां खड़े हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं पुलिस की, उन्होंने लाभ प्राप्त किया? या फिर उज्ज्वला के नाम पे जो घोटाला हुआ, आज भी हमारी माताएं बहनें वहां पे लकड़ियां जला रही हैं, उनको फायदा हुआ? या राशन के नाम पे 15 करोड़ लोगों के साथ जो नमक हरामी हुई, ये मेरे नहीं, देश के जाने माने एक बार दैनिक जागरण के शब्द हैं, 5 दिन पहले की हेडलाइन है कि इनका जो राशन बटा है उसमें नमक में कंकड़ और पत्थर पाए गए हैं, वो पानी में घुल नहीं रहे, इस तरीके का नमक दिया है उन्होंने। आचार संहिता लगने के बाद तो इनके राशन पे जो इनकी तस्वीरें छपी हुई थी वो जी बटेंगे नहीं। वैसे ही इनका अभी नया जो मोबाइल और लैपटॉप बांटने की घोषणा की गई, वो भी आचार संहिता के बाद बंद हो गई, क्योंकि हर जगह इन्हें अपनी तस्वीर लगानी पसंद है। तो इनका लाभ मिला किसे? इको गार्डन में 1 दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें, इको गार्डन नारों से गूंज रहा था कि पुरानी पेंशन को बहाल करिए। वहां पे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक हो, शिक्षक मित्र हो, वो सभी लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज इस प्रदेश में, इस देश में कौन खुश है इस सरकार से? भाई आनंद दुबे जी, वो सृष्टि पूछ रहे हैं कि खुश कौन है? सिद्धार्थ नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग तो कागज में दर्ज हैं, खुश हैं, जो लाभार्थी हैं, और वो पूछ रहे हैं कि भाई लाभ किसको मिला, वो उसका बताओ। इसी देश ने वाजपेयी जैसा लीडर देखा, इसी देश ने इंदिरा गांधी जैसी लीडर देखी, जवाहरलाल नेहरू जैसा लीडर देखा। वो जात से नहीं बंधे तो कुछ कल्याण भी कर गए, लेकिन जात और जात में भी उपजात और उपजात में भी गोत्र, यहां तक राजनीति जब चली गई तो उस राजनीति से भला नहीं हुआ किसी का। हुआ हो तो बता दो। जातियों में भी उपजाति और गोत्र तक राजनेता पैदा हो गए। बोले जी ये फलाने जात के फलाने गोत्र के नेता हैं, अब बोले दूसरे गोत्र के, बोले वो उधर रहते उस वाले घर में। उन्होंने क्या किया? एक आदमी का भला हुआ हो तो बता दो। फूलन देवी को सांसद बनाया गया था क्या? कानपुर से लेके और बुंदेलखंड तक के इलाके के निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, तो उनका सबका भाग्य बदल गया था? नहीं ना। राजभर जी से भाग्य बदल गया? नहीं बदला ना। हमारे मित्र संजय निषाद पूरे विश्व में अकेले नेता है, विश्व में, जो अपने ही नाम के जिंदाबाद की टोपी खुद पहनते हैं ना। लेकिन उससे मुझे बताओ, निषादों का कुछ भला हो रहा क्या? वो हर पार्टी में रह लिए, हर पार्टी के साथ। राजभर जी हर पार्टी के साथ रह लिए। राजनीति को समाज आधारित करिए, जाति आधारित मत करिए, उससे कुछ भला नहीं हुआ। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। गांव में, खेड़े में, कस्बे में दलितों की समस्याएं समाप्त हो गई। और अगर 4 बार उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद भी समाप्त नहीं हुई, तब फिर कैसी राजनीति है? फिर ये कैसी राजनीति? हो जाना चाहिए था समाप्त, नहीं हुई। उत्तर प्रदेश ने पिछड़ा नेतृत्व देखा, भाजपा से भी देखा और सपा से भी देखा। मैं चाहता हूं दृष्टि ऐसी रखिए जो विकासोन्मुखी हो। उत्तर प्रदेश में नोएडा आया 70 के दशक में, नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे। उस नोएडा ने उत्तर प्रदेश के जीवन शैली को बदला, उसके लिए एक शोकेसिंग हुई। आज वो उत्तर प्रदेश के मस्तक का मुकुट है नोएडा। उसको अगर हम काछी, कुर्मी, कोरी, बामन, धानुक, बनिया, ठाकुर, कायस्थ में बांट देंगे तो कहां तक जाएगी राजनीति? क्या करना चाहते हैं? मुझे भाव ठीक नहीं लगता। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि दल बदलू भी कल्याण कर जाते हैं। ठीक, दल बदलू भी कल्याण कर जाते हैं।
और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि दल बदलू कुछ नहीं कर पाते सिवाय फोटो अपॉर्चुनिटी के। क्या माने उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसको? कल्याण वाला माने या फोटो वाला माने? माननीय अग्निहोत्री जी, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, पिछले 2 दिन से जो हम सबके सामने आ रहा है, ये बहुत ही सीरियस स्थिति पैदा हो गई है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो भी लोग छोड़ रहे हैं, जो मंत्री जो छोड़ रहे हैं भाजपा, और जो सीनियर बीजेपी एमएलए हैं, जो लोग ने भाजपा छोड़ी है, ये भाजपा का जो असली चेहरा है वो उजागर कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये लोग? बता रहे हैं कि भाजपा शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, ब्राह्मणों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों के अगेंस्ट है, ये उनके सख्त विरुद्ध है। तो अब ये बहुत बड़ी, ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर सबको सोचने की बात है। आप तो खुद ज्ञानी, आप खुद बताए हैं कि बेसिक ये प्रॉब्लम इसलिए अराइज हुई क्योंकि भाजपा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये स्पष्ट कर दिया कि भाजपा सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। अब 75% पॉपुलेशन ओबीसी, एससी, एसटी है, और क्या इसमें क्या खराबी अगर जातिगत जनगणना हो जाए? जब जानवरों की जनगणना हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं जातिगत जनगणना हो सकती है? आपने खुद भी, मैंने पढ़ा था फेसबुक में, आपका तो विचार बहुत ज्यादा है, आप तो बहुत ही ज्ञानी है। आपने लिखा था कि क्या हर्ज है कि जातिगत जनगणना हो जाए। आखिर जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी तो शुरू दिन से कह रहे कि जातिगत जनगणना देश और प्रदेश हित में जातिगत जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। शबनम पांडे, कितना भी बच के चले कोई, लेकिन आज ये टिप्पणी मेरे ख्याल से हर आदमी कर रहा होगा कि भाजपा का मिसमैनेजमेंट इस कदर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक दिन पहले गए तो फिर ये चर्चा हुई कि अब मैनेजमेंट बिल्कुल युद्ध स्तर पर हो गया है और इधर से चार्टर्ड उड़ा, उधर चार्टर्ड पहुंचा, अब इनने कमान संभाली, अब उनने कमान संभाली, और उसका नतीजा ही हुआ दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे गए। ऐसे मैनेजमेंट होता है क्या शबनम पांडे? भरे चुनाव में चुनाव सर पर वोट पड़ना बहुत दूर नहीं, तब अति पिछड़े वर्ग के, ये वो वर्ग है जिसने भाजपा को कल्याण सिंह के समय में सरकार में लाया था, ये वही वर्ग था। पुराने लोगों को पता है कि कल्याण सिंह ने भाजपा में 9 से 10% वोट जोड़ा था। लोधी, निषाद, मल्लाह, केवट, धीमर, धानुक, इनको जोड़कर एक रेनबो बनाया था करीब 10% वोट का। उसी ने भाजपा को सत्ता का रास्ता दिखाया जनसंघ के समय से लेकर तब तक। उन्हीं वर्गों के, अति पिछड़े वर्गों के 2 बड़े कद्दावर नेता 48 घंटे में पार्टी छोड़ गए। शबनम पांडे, क्या कहेगी भाजपा? देखिए अमिताभ जी, इसको मैं मिसमैनेजमेंट नहीं कहूंगी, और आप बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि चुनावी बेला में बहुत से नेता, कद्दावर नेता हो या छोटे नेता हो, पार्टी का अदल बदल करते हैं। ये भारतीय राजनीति की एक तरीके से प्रचलन सी हो गई है, और इस प्रचलन में जो अपने जनता की भलाई के लिए पार्टी छोड़ते हैं उनकी, और जो अपने परिवार के स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ते हैं, उन 2 नेताओं में अंतर होता है। जो परिवार के लिए छोड़ते हैं उनको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका मन बना है कि अपने परिवार को कैसे स्थापित करना है। लेकिन जो जनता की भलाई के लिए अगर अपना रुख कहीं करते हैं तो उनको पार्टी मनाने की बात करती है, क्योंकि पार्टी भी जानती है कि उनकी वजह से जनता का लाभ हो रहा है, जनता की सेवा हो रही है। अब जहां तक देखा जाए मैनेजमेंट की, अगर उन्होंने अपने पुत्र पुत्री या अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने के लिए किसी पार्टी की तरफ रुख किया है और बंदूक दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े पे रखा है, तो मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगी कि इतने कद्दावर नेता थे, लंबे समय से बसपा और भाजपा में मंत्री रहे, तब भी वो दलित, वंचित, शोषित के लिए कुछ नहीं कर सके। उनका कद तो बढ़ता चला गया, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए
कि वो उनका कद किससे बड़ा, कार्यकर्ता और जनता से बड़ा है। शबनम पांडे, एक बात कहूँ, इस किसी जाने वाले पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि पार्टियां ऐसा कहती हैं कि वो कुछ नहीं थे, बेकार थे, फूके हुए कारतूस थे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे सुन लो, अगर ऐसा होता तो फिर आपने इनके घर में 3-3 लोगों को पद नहीं बांटा होता। आप उल्टी गंगा बहाना चाह रहे हो, गंगा सागर से कह रहे हो कि हमने, कांग्रेस ने ठाना है गंगा सागर से गंगा को गंगोत्री लाना है। अरे नहीं दादा, गंगोत्री से गंगा सागर जाएगी गंगा। आप चन्नी को बोलिए कि पंजाब में ये अभियान शुरू करें तो बात बनेगी। अशोक गहलोत को बोलिए, भूपेश बघेल को बोलिए। 7 एमएलए उत्तर प्रदेश में आपके पास हैं दोस्तों, उसमें आप किसी को टिकट दो, उससे क्या बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का मैसेज जाएगा। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में सत्ता का पहली बार स्वाद चखा कल्याण सिंह की लीडरशिप में, वो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी कल्याण सिंह की, 222 लोग जीत के आए थे। तो उस सरकार के निर्माण में अति गैर यादव पिछड़ों का भारी योगदान था और वही कल्याण सिंह की यूएसपी थी। उन्होंने भाजपा के वोट बैंक को एक बढ़त दी, तमाम छोटी पिछड़ी जातियों को जोड़कर। और स्वाभाविक है जब स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे लोग आए भाजपा में, तो ये इसीलिए लाए गए ना, स्वागत सम्मान के साथ, ढोल बाजे के साथ, लड्डू मिठाई के साथ, खरपुड़ी और बतासे बांटे गए इनके आने पर, इसीलिए कि ये अति पिछड़ी जातियों में इनका चेहरा है। वरना इनको लूडो खेलने थोड़े लाए थे भाजपा में कि तुम इस कमरे में बैठ के लूडो खेलते रहना, नहीं ना। तो अगर ये तब चेहरा थे इसलिए आप लाए थे, तो आज भी इनकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। और मैं फिर कहता हूं, सारी लड़ाई होती है मैसेज की। हिंदुस्तान में कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका कोई लिखत पढ़त में प्रमाण नहीं, लेकिन कानों कान मैसेज हो गया। तब तो इंटरनेट भी नहीं था। इमरजेंसी के समय में ऐसी तमाम परसेप्शन बने थे, उन परसेप्शनों का हर्जाना कांग्रेस ने लंबे समय तक भुगता। उसमें कुछ सही भी थे, कुछ गलत भी थे। तो ये भारत है, यहां जो एक बार जनधारणा बन गई वो बहुत मुश्किल से जाती है। और दूसरी बात, जो अखिलेश यादव अब इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को धीरे धीरे जहां वो लाकर खड़ा कर रहे हैं ना, वो जानते हैं कि एक नया केवल एम-22 का खेल नहीं चलेगा। अखिलेश इस बात को जानते हैं। एम-22 से अब बात नहीं बनेगी यादव मुस्लिम, वो कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनवा सकता। इसलिए उन्होंने M+ ऑल ओबीसी करने का जतन किया। ये वो जातियां जो 14 में, उसके बाद 17 में, फिर 19 में भाजपा के यश और कीर्ति के अभिवृद्धि में योगदान कर रही थी। ये वही जातियां हैं जिनको वो अपनी ओर ला रहे हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो दारा सिंह जिस समुदाय से आते हैं वो हो, चाहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस समुदाय से आते हैं वो समुदाय हो, और ऐसे बहुत सारे छोटे समुदाय जिनको वो जोड़ रहे हैं, इसीलिए जोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस सोच चिंतन करना होगा। चौधरी साहब, कुछ मामला आपको ऐसा लग रहा है, कुछ मामला टेढ़ा हो गया इस बार, ऐसी उम्मीद नहीं थी? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि 2 दिन से को देखने के लिए जरूरी होगा कि पिछले 1 महीने को देखा जाए जी। एक ही दिन भारतीय जनता पार्टी में 9 सिटिंग एमएलए शामिल हुए थे अभी 22 दिन पहले। उसमें 6 समाजवादी पार्टी के थे, 1 बसपा का था, 2 कांग्रेस के थे जी। और कल जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के कुनबे के समधी
जो 3 बार के समाजवादी पार्टी से विधायक हैं वो उसी जाति से हैं जिस जाति पर MY का फैक्टर फिट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ लोग उधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, वो दोनों तरफ की घटनाएं हैं और चुनाव के पहले इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन आपका जो मूल प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली में योगी जी का चुनाव लड़ना, तो मुझे लगता है कि ये वही बात है जो माननीय योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार 80 और 20 का चुनाव होगा। कुछ लोग राम मंदिर की विचारधारा के पक्ष में खड़े होंगे और कुछ लोग राम मंदिर न बने इसके लिए यत्न करते रहे हैं, प्रयत्न करते रहे हैं और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। तो ये चुनाव निश्चित रूप से इस प्रकार का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस इसीलिए थी क्योंकि हम संस्कृति के राम की बात करते थे, धर्म के राम की बात करते थे, इस देश के अंदर इक्वल सिविल कोड की बात करते थे, हम धारा 370 की बात करते थे। ये पहला चुनाव है कि जिस चुनाव में हमारे विरोधी कहते थे कि ये रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तारीख भी बता रहे हैं। हम 370 को समाप्त करके भी आ रहे हैं, हम विकास करके भी आ रहे हैं। तो देश के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के जो विरोध में काम करते वाले वो हैं, देश के एकीकरण के लिए भी इन सारे प्रश्नों का उत्तर देकर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं समझता हूं कि समग्र विकास के जो मूल तत्व हैं उसमें विकास तो होना ही चाहिए लेकिन संस्कृति की रक्षा भी होनी चाहिए। ठीक है, भारत जैसे धर्मप्राण देश के अंदर हम समझते हैं कि हमने इन सर्वांगीण विकास के अब रुकिए जरा, मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें जल्दी से कहूंगा। मुझे लगता है तथ्य दुरुस्त रहें, बहस का डायरेक्शन ठीक रहे, इसके लिए वो बातें बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों को भाजपा लाई हरिओम यादव को, हरिओम यादव 20-25 दिन पहले लिखित पढ़त में निकाल दिए गए थे सपा से। उनकी और रामगोपाल यादव की ठन गई थी तो उनको निकाल दिया गया था पार्टी से। मसला ये नहीं कि इसमें अकाउंट से, ये चेहरे नंबर से बराबर इक्वलिटी नहीं होती संजय भाई। स्वामी मौर्य, दारा सिंह चौहान हरिओम यादव से इक्वेट नहीं किए जा सकते और स्वामी मौर्य तो कतई नहीं किए जा सकते। अगर वो इतने ही छोटे आदमी होते कि जसराना टाइप के कहीं के एक विधायक होते स्वामी मौर्य, तो उनको आप 5 साल कैबिनेट मंत्री बना के नहीं रखते, उनको आप बंजर भूमि विकास बोर्ड में बना देते जिसका दफ्तर भी नहीं लखनऊ में मिलता, बहुत अगर सिफारिश होती तो। और नहीं तो मछली पालन में बना देते या रेशम बोर्ड जो होता प्रोत्साहन बोर्ड, उसमें बता दीजिए जिसका दफ्तर ढूंढते 5 साल निकल जाते। इतना बड़ा मंत्रालय कहां मिलता है। ये दारा सिंह अगर महत्वपूर्ण नहीं थे, इन सब लोगों को जब आप लाए थे ना तो क्या कहकर लाए थे? आपने कहा था कि पिछड़ों में केवल यादव है उधर अखिलेश के पास मुलायम सिंह की पार्टी में, और बाकी जितना पिछड़ा है वो मेरे साथ आ गया, यानी भाजपा के साथ आ गया। अदर देन यादव जितना पिछड़ा है, उसके चेहरे कौन लोगों आपने दिखाए थे? यही लोग दिखाए थे ना, सैनी दिखाए थे, मौर्य दिखाए थे, दारा सिंह चौहान दिखाए थे, यही लोग के चेहरे आपने पोस्टर में दिए थे ना, पोस्टर बॉय यही लोग थे उस थ्योरी के। तो इसलिए मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होता किसी पार्टी की कि कल तक आदमी आपके यहां रहा तो हीरा, आज चला जाए तो उसको सोशल मीडिया पर लिखने लगो ये तो कूड़ा था, लात मार के निकाल दिया, तो कल तक बक्से में क्यों रखे थे? धर्मेंद्र यादव जी, आप स्वाभाविक है ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो चुनाव का समय हो और ऐसी घटनाएं घट जाए तो मनचाही फसल के मौसम में बरसात हो जाए वैसा लगता है, एक फील गुड आता है पार्टी के पास, उसका मनोबल बढ़ता है। लेकिन एक खतरनाक संकेतक हाल का ही है बंगाल का, जहां भाजपा इस मुगालते में रही और खूब प्रसन्न रही हर मंच से कि हमने पूरी टीएमसी खाली करा दी। क्या पूरी टीएमसी खाली कराने के बाद भी टीएमसी वापस जीत के आई और जितने ये लेके आए थे भाजपा वाले उन सबको मुंडन करा के वापस जाना पड़ा टीएमसी में। क्या ये भी छोड़ दिए भाजपा वाले भी? क्या अब वो मुंडन करा करा के गंगा जल छिड़क छिड़क के वापस गए। तो 2 परिस्थितियां हैं,
कई बार ये लोग लाभ भी देते हैं और कई बार नहीं भी देते। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यहाँ पे उसमें जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, आप उसको समझिए जी। भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल के चुनाव में सत्ता की जोर पर लोगों को अपने अंदर बुलाया था पार्टी। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में और वेस्ट बंगाल के चुनाव में जो दल बदल की बात है वो बिल्कुल अलग है, तो उसको यहाँ से तुलना नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि जो समाजवादी पार्टी 2017 से योगी सरकार पर आरोप लगा रही थी, उसकी ये पुष्टि कर रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी कहती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़ा विरोधी है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते थे। आज जब इनके पिछड़े वर्ग के मंत्री जब इस बात को कह रहे हैं कि मेरी उपेक्षा हुई और मेरा अपमान किया गया, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई, मैं अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया 5 साल तक और मैं वहां कुड़ता रहा, तो कम से कम इस बात की पुष्टि तो हो गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिछड़ा विरोधी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जो बात आप कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि यादव है वहां पे, आज मुझे लगता है कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए बात कहना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में कितने जिलाधिकारी एक ही जाति के हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के योगी जी मुख्यमंत्री अपने जाति को जातिवाद के घेरे में नहीं डाल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो पिछड़ों का हक है, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिकमेंडेशन की बात हो, किसी भी मसले पर ये किसी भी तरह से गंभीरता से नहीं लिया गया। आज स्थिति ये हो गई है कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अगर स्टूल पर बैठे हैं, फाइबर की कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पे इसलिए नहीं बैठाया जाता है कि हो सकता है सोफा ड्राई क्लीन करवाना पड़ जाए। तो अब पिछड़ों को ये बात समझ में आ गई है और अंतिम जो ताबूत की अंतिम कील ठोकने की बात आ रही है, इसको आप पीड़ा समझिएगा। इसको कोई गलत शब्द मत समझिएगा। उसके मन की पीड़ा है। जैसे मोदी जी मन की बात कर लेते हैं, वैसे आज कैबिनेट मंत्री मन की बात कर रहे हैं। रही बात योगी जी के चुनाव लड़ने की, तो आज मुझे उम्मीद है कि जब कल मकर संक्रांति होगी तो जो नई क्रांति आएगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसमें योगी जी के पास 10-12 सीटें ऐसी खाली मिलेंगी जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ाने वाले लोग नहीं बचेंगे। पिछड़ी जाति के नहीं बचेंगे, दलित नहीं बचेंगे खास कर। बाकी इनकी अपनी मर्जी क्या करें। ठीक है। भारत में कोई जात ये नहीं कहती कि हमको सीधे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना दो। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं। क्या मैं जनेश्वर जी के साथ भी बैठा है, मैं रामप्रकाश गुप्ता के साथ भी बैठा, अब बाकी नाम लेने की जरूरत नहीं, एक उदाहरण दे दिया, ठीक है ना। ये जातियां मालूम क्या चाहती हैं, ये भाजपा और सपा और कांग्रेस सबको समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो बार बार महल बनाएंगे और बार बार महल की नींव हिल जाएगी। ये जान लीजिए, ये जातियों में भूकंप है, धरती में उद्वेलन है, धरती स्थिर नहीं है समाज की। बार बार धरती करवट लेगी और जमीन हवेली गिरेगी। हर पार्टी के लिए कह रहा हूं, पार्टी क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं समाज के। मैं भी इसी समाज में घूमता हूं वर्षों से। ऐसा थोड़ी कि केवल भाई सपा वाले घूमते हैं, बसपा वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, हमारे अशोक भाई भी घूमते हैं। जातियों के लोगों के पास जाते तो वो कहते हैं कि भाई हमको तो भैया ऐसा नेता तो हो ना, कम से कम हमारे नेता की इतनी हैसियत तो हो कि हम जाएं और किसी काम की कहें तो वो हो जाए। बेबस नेता का क्या करें। मैंने गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक यही इको सुना। जातियों ने मुझसे कहा, छोटी जातियों के प्रतिनिधियों ने, कि बेबस नेता को ओढ़े कि बिछाएं, जिसके कहने से बीपीएल का राशन कार्ड नहीं बने, उसका क्या करें भाई साहब। मैं इस धारणा का हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब जातियों की उलझी हुई सकरी बनारस और वृंदावन जैसी गलियों के बीच में आके खड़ा हो गया है। अब वो बुराड़ी के मैदान की तरह, जहां निरंकारी समागम होता है दिल्ली में, वैसा कोई धर्म का मामला नहीं बचा उतना बड़ा कि खुले में तंबू लगा है, आधे इधर, मतलब बहुसंख्यक इधर, अल्पसंख्यक उधर। वो जो एक धारणा थी, चुनाव उससे हट गया, उस पिच से, और चुनाव ने अपनी पिच बदल दी। क्या आप इससे सहमत है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो तस्वीर दिख रही है, कल क्या होगा कल तय करेंगे। आज चुनाव धर्म की कसौटी से हटकर जातियों के गणित पर आकर टिक गया। अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, विपक्षी दल चुनाव को इसी दिशा में ले जाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है जी कि जो चेहरे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, हाँ। जो खुद 2007 के आप वरिष्ठ पत्रकार है, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की लहर पूरे प्रदेश में चल रही थी, उसके बाद भी जो उनकी अपनी सीट थी डलमऊ, उससे चुनाव जीत नहीं पाए थे। पिछड़ों के नेता के रूप में किस तरह से उनको स्थापित करने का प्रयास करा जाता रहा पूर्व में, वो अलग विषय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव जो है जातियों के पे होने जा रहा है। अंततोगत्वा चुनाव धार्मिक पिच पर ही होने जा रहा है, और जैसा प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। चुनाव धर्म के ही आधार पर उत्तर प्रदेश मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि मैं थोड़ा सा इस मामले में बदनाम हूं कि बहुत कड़वी बात भी जो सब जानते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं डर के मारे, मैं वो भी बोल देता हूं। राजनीतिक लोग वो साहस नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं चाहिए, उसमें जोखिम है। टीवी में नहीं आता कि ये स्टंट ना करें, इसमें जान जा सकती है। तो वैसे राजनेताओं के लिए कुछ चीज़ें हैं डिस्क्लेमर। जब मैं सुनता हूँ ना कि जी भला भला ये बड़ी बड़ी बातें, तो मुझे एक बात बार बार हॉन्ट करती है। वो ये करती है कि सत्ता वो प्रसाद है जो बांट के खाया जाए तो संतोष पैदा करता है, नहीं बांट के खाया जाए तो असंतोष पैदा करता है। मेरी समझ इतनी सी है। बाकी अगर आप लोग शास्त्रार्थ में उलझेंगे तो मैं आपसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं और एक आडंबर रच सकता हूं, गरीब का कल्याण, फला का ठिकाना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। लेकिन मूल प्रश्न इतना है, मैंने शायद एक दिन बहस में कहा भी था, मेरी बात से अनुभव चक भी सहमत होंगे क्योंकि चुनाव लड़ चुके। आज तक कोई किसी पार्टी में गया, किसी ने किसी से टिकट मांगा, किसी ने किसी को टिकट दिया, उन कमरों में मैंने कभी ये चर्चा नहीं सुनी गरीब का, वंचित का, दरिद्र का, नौजवान का, महिला का, मझोले व्यापारी का, मध्यम, कुछ नहीं सुना। बड़े ने पूछा भाई तुम्हारे पास खेल क्या है, छोटे ने अपना खेल बताया, बोले मुझे ये चाहिए, हाँ तो बैठे नहीं तो चले। इतनी क्रिस्टल क्लियर है हमारी राजनीति, कहीं कोई भ्रम नहीं है ना। ये सब बातें मीडिया कंजम्पशन के लिए है, वाह जगत के लिए क्या। स्वामी प्रसाद जी हो, दारा सिंह हो, या भाजपा वाले हो, सपा वाले हो, कांग्रेसी हो, इनको क्या किसी को इससे कोई फर्क पड़ रहा है कि जी हमने गरीब आदमी देख लिया इसलिए हम इतने दुखी हो गए कि हम गौतम बुद्ध हो गए, राजपाट छोड़ के निकल गए। अरे गरीब रहेगा तभी तो नेता रहेगा, इसलिए वो समस्या नहीं। कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने जो बात कही क्या, और एक आदमी यही जाति के ट्रैक पर चुनाव जा रहा है। एक तो धारणा मेरी ये जिस पर मैं बहस लेके आया, और दूसरी बात मुझे लगता है कि इस बार इतना चुनाव तो चढ़ ही गया, आज तो प्रक्रिया शुरू हो गई नॉमिनेशन की। लंबे अरसे बाद मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम पर, मैं अल्पसंख्यक शब्द भी बोल के आडंबर नहीं रचूंगा, जैन का कोई मसला थोड़ी ना इसमें, मुस्लिम पर इको नहीं आ रहा। इको जिन पर आ रहा, मैंने शुरुआत में बता दिया। क्या समाजवादी पार्टी ऐसा मानती है कि ये चुनाव जाति के ट्रैक पर आया है या धर्म की पिच पर है? क्योंकि होना तो चुनाव ही नहीं, दोनों में है। रोजी रोजगार पर तो चुनाव कभी हुआ नहीं। कपिल जी, अमिताभ जी, आपका जो दर्शन है वो आपने बड़ा अनुभव से प्राप्त किया है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन मैं ये बात सही कहते हैं, जब सत्ता आती है और सत्ता के बंटवारा नहीं होता है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, तो ऐसे दृश्य सामने आते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे मित्र ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, उसके लिए मैं क्लैपिंग भी कर दूं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर सुनाई, क्योंकि ये कत्ल करते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं। तो सिफत ये है कि डबल इंजन की सरकार इनकी है, सिफत ये है कि तोता मैना इनके पास है, सिफत ये है कि ये विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, और उसके बाद इनके कैबिनेट के मंत्री इन पर आरोप लगा कर अगर निकल रहे हैं तो इसका आंसर भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में देना होगा। और जो ये नैरेटिव सेट कर रहे थे, उस नैरेटिव में ये अपने आप समाहित, बहुत बड़ा अच्छा विषय आपने रखा अमिताभ जी, है बहुत अच्छा विषय रखा। जातियां किसी धर्म में ही तो होती है ना,
जितनी जातियां हैं वो सब धर्मी में तो हैं, तो धर्म तो उनके अंदर समाहित है, लेकिन ये जिस पिच पर ले जा रहे थे आस्था प्रबल करा के, उस पर लोग नहीं जाएंगे। समता मूलक समाज और उत्तर प्रदेश का विकास और देश का विकास। भारत की हिंदी पट्टी जाति और धर्म के बंधन से परे बहुत रेयर जा पाती है, बहुत रेयर। और शायद सबसे आसान चुनाव जीतने का तरीका भी यही है। बाकी हर तरीके में मेहनत है, जान झोंकनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, संसाधन झोंकने पड़ेंगे, सालों लगना पड़ेगा। यही ऐसे मुद्दे हैं जो आपको तत्काल रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, जो जितनी अच्छे से गाल बजा ले गया वही सिकंदर। बाकी तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा सब देख ही रहे, उनका कितना ख्याल सब लोग रख रहे हो मिलके। हर गरीब आदमी जानता है कि भाई हम अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे तो हमको रोटी नहीं मिलेगी क्या। लेकिन हिंदी पट्टी में बिहार का वो चुनाव याद होगा आप लोगों को, जिसमें लालू नीतीश एक साथ थे। वो जाति की ओर खींच रहे थे, भाजपा पाकिस्तान की ओर खींच रही थी। भाजपा नहीं सफल हुई, वो सफल हो गए, 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनाई, बाद में चली नहीं, अलग बात। पाकिस्तान पर जाति जीत गई। तो सरल है ये, लेकिन ये अच्छा नहीं है तरीका। जातियों को सम्मान मिलना चाहिए, जातियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह भारत की सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सच है। लेकिन जातियों के नाम पर चुनाव ठीक नहीं। धर्म में सबको आजादी रहे, सबको स्वतंत्रता रहे, सब लोग अपने अपने धर्म को फ्लरिश कर पाए, पल्लवित पुष्पित कर पाए, ठीक। लेकिन उस पर चुनाव केंद्रित हो जाए, यह भी ठीक नहीं। लेकिन ऐसी कोशिशें होती नहीं। और प्रियंका जी चली गई। ये पाकिस्तान का जो बवाल है ना, ये भाजपा नहीं लाई केवल, ये तो बहुत नए प्लेयर हैं। पाकिस्तान का पहली बार चुनावी राजनीति में इस्तेमाल तो इंदिरा जी ने किया। जब बांग्लादेश बना दिया तो उसके बाद उन्होंने 8 राज्यों की चलती हुई सरकारें हटा दी, बोली जल्दी चुनाव कराओ, अभी तवा गर्म है। और चिट्ठी जारी की वहां अपने लोगों के लिए कि भाई इस मुद्दे को उठाओ, पाकिस्तान वाले को। उससे किसी को रोटी हासिल नहीं, किसी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, किसी को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता। पाकिस्तान में टमाटर कितने रुपए किलो है, इससे बताइए गंज डुंडवारा में रहने वाले आदमी का क्या लाभ हानि। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जाति और मजहब के सरल टोटकों से चुनाव बाहर आए, थोड़े कठिन सिलेबस पर इम्तिहान दी हो। भाई ओपी सिंह जी, सपा ने क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, वो लोग राजनीतिक लोग हैं, वो अलग बात है, वो स्वाभाविक है, वो तो अभी थोड़ी टिप्पणी जो करेंगे वो अपने ढंग की करेंगे। लेकिन एक बात तो आम आदमी भी पूछ रहा है कि योगी जी अयोध्या से क्यों नहीं लड़े। जब अयोध्या के पक्ष में वो, अगर वो लड़ेंगे अयोध्या से या वो लड़ेंगे मथुरा से, इन दोनों के पक्ष में पिछले 2 महीने से अलग अलग थ्योरीज फ्लोट की गई कि वो लड़ेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। फिर अयोध्या से लड़ेंगे तो कम से कम 5 दर्जन सीटें प्रभावित होंगी पॉजिटिव वे में। मथुरा से लड़ेंगे तो मथुरा से लेकर सहारनपुर तक पूरा पश्चिम में एक मैसेज जाएगा, मथुरा छूटा, अयोध्या भी छूटी। और वहां से टिकट घोषित हो गया जहां आपका 4 बार का एमएलए है राधा मोहन अग्रवाल। ओपी सिंह जी। अल्ताफ जी, जहां तक योगी जी की बात है जी, वो पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है जी, और उनकी लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक नहीं है। ये पिछले चुनाव में आप देख चुके हैं कि पूरे देश में उनकी डिमांड रही है और जा जाकर उन्होंने सभाएं की है। और
जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने सभाएं की, उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, पूरे उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय। लेकिन जो लोग कब्रिस्तान की बात करते थे, योगी जी ने तीर्थ स्थान की बात किया, तो जैसे लगा कि योगी जी बस अब तीर्थ स्थानों से ही लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, जैसा कि एक पार्टी के नेता झूठ बोल रहे थे कि वो पहले कहते थे कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, फिर मथुरा से लड़ूंगा, फिर प्रयागराज से लड़ूंगा, फिर काशी से। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। और पार्टी के एक अनुशासित सिपाही है, और अगर वो जहां से चाहते वहां से लड़ते, कोई रोक भी ना पाता, ये आप भी जानते हैं। तो अगर वो अपनी कर्मभूमि से मुख्यमंत्री बनने के पहले उनकी जीवन पर्यंत कर्मभूमि तो गोरखपुर रही, तो क्या गोरखपुर चले गए तो इसमें इनको कौन सी परेशानी है? अरे भाई, सैफई अब कन्नौज से मुलायम सिंह यादव भाग आए आजमगढ़, तो क्या पश्चिम में उनको उनकी लोकप्रियता कम थी? फिर उनके पुत्र भाग के चले आए आजमगढ़, और आजमगढ़ का कितना विकास हुआ है। ठीक ओपी सिंह जी, ठीक है। मैं बाकी मेहमानों को बहस में लाऊं, उससे पहले एक बुनियादी बात कहूं, कौन कहां से लड़ेगा ये उसका अधिकार है, उसकी पार्टी का अधिकार, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, और जो एक बात ओपी सिंह ने कही कि भाई कभी योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा कि हम यहां से लड़ेंगे, ठीक बात है, तथ्यात्मक रूप से ओपी सिंह जी दुरुस्त है। लेकिन व्यवहारिक रूप से एक बड़ा सवाल अभी छूटता है। पिछले 1 महीने से अयोध्या हो रहा, तमाम वो लोग भी अयोध्या से योगी चुनाव लड़ेंगे बोल रहे, जो संघ परिवार के थिंक टैंक हैं, वैचारिक प्रतिष्ठान माने जाते हैं, वो भी बोल रहे। बाबा सन्यासी संत वहां सरयू में खड़े होकर कह रहे भाई योगी जी आ रहे हैं अयोध्या, बहुत प्रसन्नता की बात है। तो जो माहौल बना उसका खंडन भी हो सकता था। नहीं, अगर खंडन नहीं होने दे तो मुरली मनोहर जोशी कहा करते थे कि भैया अग्निहोत्री जी मौनम स्वीकृति लक्षणम। ऐसा तो सारे पूरे नभमंडल में गूंज हो रही थी कि योगी जी अयोध्या से लड़ेंगे, बात भाजपा को नहीं सुनाई दी, सुनाई तो थी ना। अयोध्या के बड़े बड़े संतों ने ऑफिशियल स्वागत कर दिया। अब वो संत भी मतलब कोई छोटे मोटे कथावाचक तो है नहीं, वो संत भी ऐसे हैं जिनका अमित शाह जी से भी संपर्क है, योगी जी से भी संपर्क है, मोदी जी से भी संपर्क है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कोई हवा में था, कोई चंडू खाने था, नहीं, निर्णय पार्टी ने लिया, बदल लिया, पार्टी एम्पावर्ड है। लेकिन इसको ये अगर भाजपा कहेगी तो मैं 100 तर्क रखूंगा कि नहीं ये तो कुछ था ही नहीं ना, ऐसा नहीं। पिछले 30-35 साल में इस देश के जितने बड़े राजनेता हुए, ईश्वर की कृपा है, मुझे सबका स्नेह रहा, सबके साथ मेरा सद्भावपूर्ण संबंध रहा, और सबके साथ मुझे बहुत समय बिताने का अवसर मिला है। क्या उतना जितना शायद पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं मिला होगा, चाहे वाजपेयी हो, चाहे कांशीराम हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, या उनके बाद की पीढ़ी, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, विश्वनाथ प्रताप हो। मैं इस बात से को भारत की राजनीति का सबसे बड़ा पाखंड मानता हूं, मनोज भाई, ओपी सिंह जी, सृष्टि कश्यप, जब कोई ये कहता है कि देखिए जाति से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर बात करिए। क्या अमिताभ जी, क्या इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा पाखंड सारे वाद में जो ये बता रहे थे सूर्य प्रकाश, सारे वाद, विकासवाद, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद, मार्क्सवाद, जितने वाद हैं, पूंजीवाद, फलानवाद, ढिकानवाद, सब वाद में क्या पहले जात और धर्म ना। बाकी नादान है जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, या तो नादान है या चतुर है, चालाक है, 2 ही कैटेगरी हैं भारत में। या तो नादान है, उनको समझ ही नहीं। मैंने किसी नेता का ड्राइंग रूम ओपी सिंह नहीं देखा भाई, जिसमें आदमी टिकट लेने आया हो, नेताजी के पास पेश हुआ हो, नेता के पास देखा, बोले बायोडेटा, बोले भाई कितना वोट है, इतना, तो अच्छा और कौन कौन लोग लड़ेंगे? बोले जी एक भूमियाल लड़ेगा, एक ऐसा लड़ेगा। अरे भाई तुम कैसे निकालोगे सीट? क्या किसी वाद की चर्चा होते मैंने नहीं देखी। मैंने राज्यसभा की टिकटें तय होते देखा, लोकसभा की, विधानसभा की, मैंने जिला पंचायत की टिकटें तय होते देखा,
कसौटी एक ही है मित्र। और अगर ये भोणे ढंग से नहीं हो तो मेरे जैसा साफ बोलने वाला आदमी इसके लिए किसी आवरण की जरूरत नहीं समझता। जातिवाद कोई अश्लील बात नहीं, अभद्र बात नहीं, खराब बात नहीं। क्यों ढोंग करें? हिंदुस्तान में धर्म बदलने की आजादी है, जात बदलने की आजादी नहीं है। जात भारत के रक्त में पैवस्त है। हर चीज गलत है क्या? उसको फर्जीवाद नाम हम क्यों दें? क्यों नाम दे? पूंजीवाद, विकासवाद, राष्ट्रवाद, फलानवाद, ऐसा क्यों बोले? कोई मतलब ही नहीं। कोई भी बात नहीं होती उसके बिना, जीवन नहीं होता उसके बिना। शादी है, ब्याह है, नाता रिश्ता है। और जब आप सरकार चुनने की राजनीति करते हैं, प्रतिनिधि चुनने की बात करते हैं, जो सरकार चुनने की बात करते हैं, तो उसमें तो भारत के सामाजिक परिदृश्य पर ईमानदारी से काम करना होगा ना, कि सबको एक तंबू के नीचे लाके पटक देंगे और एक ही ढंग का झोला उनके सिर पे डाल देंगे सबके कि इसके अंदर रहो। नहीं, ये भारत का चरित्र नहीं। आज नहीं, हमेशा से रहा। आर्य भी रहे, द्रविड़ भी रहे, सबका अपना मिजाज, सबकी अपनी समस्याएं। इसलिए मैं कहता हूं इसमें कोई बहुत शाई होने की जरूरत नहीं। छाती ठोक के बोलिए। जनप्रतिनिधि का काम क्या है? सबका विकास कैसे होगा जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि सामाजिक रूप से कौन से लोग पिछड़े हैं, कौन से लोग वंचित हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी कहा था कि राजनीतिक आजादी अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है सामाजिक आजादी, सामाजिक बराबरी। तो उसके लिए तो कोशिश होनी चाहिए, हिपोक्रेसी से तो नहीं होगी। इसलिए मैं उस हर प्रयास के साथ होता हूं जो ये कोशिश करे कि नीचे वालों को ऊपर लाने के लिए जो लोग ऊपर हैं वो हाथ थोड़ा नीचे करें और ऊपर वाले हाथ थोड़ा ऊपर करें, तो उनको पकड़ के अपलिफ्ट कर लें। भारत के लिए यही मुफीद है, यही भारत में स्थायी सामाजिक शांति के लिए जरूरी है। चुनाव आएंगे जाएंगे, और किसी भी आदमी को, किसी भी समस्या को किसी बड़े भारी भरकम शब्द से ढकने से वो समस्या समाप्त नहीं होती। होती होती तो मार्क्सवादी जाने कितना लिख पड़ गए, ओपी सिंह जी, मनोज राय धूपचंडी जी, है कि भारत में कुछ नहीं है, केवल वर्ग का मामला है, हैव्स और हैव नॉट्स, लेकिन उनकी बात चली नहीं। यहां तो सामाजिक जो ताना बाना है वो महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान ने इसकी इजाजत नहीं, क्यों नहीं दी? दे सकते थे कि जात भी बदल लो अपनी अपनी तहसीलदार के यहां जाके, धर्म बदल सकते हैं आप, बट नॉट कास्ट। इसलिए मैं कहता हूं इस पर कोई बहुत वो भी करने की जरूरत नहीं। आपको पता होगा तब आप अच्छे से विकास कर पाएंगे। धन्यवाद।